वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारा सॉइल साइंस का दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग देखेंगे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरे सॉइल साइंस में सिर्फ दो ही बातें हैं, एक पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। तो ये जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है ये किसका हिस्सा है? निश्चित रूप से बच्चों ये पेडोलॉजी का हिस्सा है, पेडोलॉजी का हिस्सा है। तो इसीलिए सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पेडोलॉजिकल प्रोसेस। क्या? पेडोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो कहीं भी अगर पेडोलॉजिकल प्रोसेस बोला जाए तो आप लोग को सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ही समझना है, या अगर कहीं आप लोगों को सॉइल बिल्डिंग प्रोसेस लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब भी आप लोगों को से क्या समझना है? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस ही। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग सीख गए, तीन बातें हम लोगों ने सीखा यहाँ पे कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को हम लोग पेडोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं और सॉइल बिल्डिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों हम लोगों का कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस क्या है और ये होता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल है ये। हम लोग सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द प्रोसेस आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सॉइल फॉर्मेशन नोन एज सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्लियर है? कैसे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं? सिंपली वी कैन से all the process which are involved in soil formation। आप लोग लिख भी सकते हैं अपने सहूलियत के लिए, आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स, या तो वो सामान्य केमिकल रिएक्शन होगा, साधारण होगा या जटिल होगा, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। वो सब किसका हिस्सा होंगे? सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का, आइदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। All the process which are involved in soil formation known as soil forming process, soil forming processes। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब यहाँ तो क्लियर हो गया कि हम लोग के चैप्टर में आज ये पढ़ना है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग के सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनती हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो आपसे पूछ दिया जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस एंड प्लीज इनलिस्ट देम एज वेल एज डिस्क्राइब देम। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आपसे 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा जिसमें कि सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इलुविएशन हो गया, लेटराइजेशन हो गया। इनमें से बोल देगा कि किसी एक को आप डिफाइन कीजिए, या 2-3 दे देगा, बोलेगा कि इनका डिफिनीशन लिखिए। ये मुश्किल से 1 अंक या 2 अंक का होगा। ठीक है बच्चों, 1 और 2 मार्क्स का। यानी यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है, एक जो आपका क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, और दूसरा क्वेश्चन जो आपको बनेगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है बच्चों, तो सब्जेक्टिव तो क्लियर है, इसमें सीधा पूछा जाएगा व्हाट आर द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, प्लीज डिस्क्राइब देम। और ऑब्जेक्टिव में जो एक एक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे लेटराइजेशन हो गया, इलुविएशन हो गया, उनको बोलेगा कि उनको आप डिफाइन कीजिए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सॉइल फॉर्मेशन में कंसेप्ट क्या इन्वॉल्व है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये कंसेप्ट अगर आप लोग का क्लियर रहेगा ना, तो आप लोग कहीं भी सॉइल फॉर्मेशन के बारे में अच्छे से बोल पाइएगा या लिख पाइएगा। देखिए, जब भी हम बात करेंगे सॉइल का, वो किसी भी टाइप का सॉइल हो, ठीक है बच्चों, लोमी सॉइल हो या सैंडी सॉइल हो, ठीक है,
या एलुवियल सॉइल हो, किसी भी टाइप का सॉइल हो एटसेट्रा, निश्चित रूप से वो किसी ना किसी रॉक से ही मिलके बना होगा। क्लियर है बच्चों? यानी एक तो हम लोग को क्लियर हो गया कि कोई ना कोई रॉक होगा, वही पार्टिकुलर सॉइल बनाएगा। यानी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस का ये आपका मेन स्टेप हो गया कि ए पार्टिकुलर रॉक इज कन्वर्टेड इनटू सॉइल। बट नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि क्या ये एज इट इज हो जाता है? तो नहीं बच्चों, ये एज इट इज नहीं होता है। पहले जो रॉक है, ये रॉक कन्वर्ट होता है रिगोलिथ में। किस चीज में? रिगोलिथ। और यही रिगोलिथ वर्क करता है एज ए पेरेंट मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, इसलिए इस रिगोलिथ को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बता दिया 3 स्टेप डायग्राम, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और अगर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए सॉइल फॉर्मेशन का, तो उसमें इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, इसको जरूर दर्शाइएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन में जो बेसिक बातें हैं वो क्या है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है उसमें बेसिक कौन सी बातें हैं जो हम लोग को जानना चाहिए, मतलब जिनके बिना सॉइल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। आइए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम था सिमोनसन। क्या नाम था? सिमोनसन। और इन्होंने अप्रोक्सीमेट 1959 में ये हम लोगों को बताया था। क्या बताया था? कि कहीं भी अगर सॉइल फॉर्मेशन होगा तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, जो बेसिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होंगी, वो निश्चित रूप से जो क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करेंगी। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है कि द बेसिक सॉइल फॉर्मेशन, द बेसिक सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, soil forming processes involved the following characteristics, the following characteristics। यानी यहां मैं आप लोग को क्या बताना चाह रहा हूं कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं कि कहीं भी अगर सॉइल फॉर्मेशन होगा ना बच्चों, तो ये निश्चित रूप से होगा, जो मैं आपको बता रहा हूं। क्या? पहला, जो भी हमारे पास रिगोलिथ है यानी कि पेरेंट मटेरियल है, उसमें क्या होगा? आइदर गेन होगा या एडिशन होगा। किस किस चीजों का एडिशन होगा बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा? सबसे पहला वाटर, आइदर गेन और एडिशन ऑफ वाटर। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? गेन और एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, या इसको आप ऑर्गेनिक मटेरियल भी लिख सकते हो। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? मिनरल मैटर, मिनरल मैटर। ठीक है बच्चों, और जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वही सेम है, यही 3 चीज होगा, बट यहां आप लिख सकते हो क्या? लॉस, लॉस ऑफ द एबव मटेरियल फ्रॉम द सॉइल, एबव मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। एबव मटेरियल से क्या मतलब है बच्चों? एबव मटेरियल से यह मतलब है वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद थर्ड वन क्या बोलता है कि जो मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर होंगे सॉइल में, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। इट मीन्स उनका रूपांतरण होना चाहिए। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल एंड ऑर्गेनिक substances within the soil, within the soil। चौथा एस्पेक्ट क्या है कि जो ये मटेरियल है जिनका एडिशन हुआ है सॉइल में, इनका ट्रांसलोकेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रांसलोकेशन मीन्स सिंपली वी कैन से दैट मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन और द मूवमेंट ऑफ
मूवमेंट ऑफ सॉइल मटेरियल्स, ठीक है ना बच्चों, सॉइल मटेरियल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सॉइल, वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सॉइल। अब आप लोग को यहाँ पे क्या समझना है बच्चों कि बस ये जो 4 प्रोसेस मैंने आपको बताया, दीज आर द फंडामेंटल इन ऑर्डर टू एनी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या ये 4 प्रोसेस है बच्चों? आइए इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, कहीं भी सॉइल फॉर्मिंग कोई भी प्रोसेस होगा ना, तो उसमें 2 ही बात होगा, या तो वाटर, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल मैटर, यानी कि इनऑर्गेनिक मैटर का या तो एडिशन होगा या लॉस होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब एक बार उनका एडिशन या लॉस हो गया, एज फॉर एग्जांपल अगर उनका लॉस हो गया तो भी सॉइल कुछ ना कुछ चेंज होगा, और अगर उनका एडिशन हो गया तो एडिशन के बाद क्या होगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो भी मिनरल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर जो ऐड हुआ, अब तो उनका विद इन सॉइल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो निश्चित रूप से सॉइल का स्ट्रक्चर और टेक्सचर चेंज होगा, तो सॉइल फॉर्म कर ही रहा है। थर्ड वन, जो ये मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ है, ये निश्चित रूप से कोई एक जगह तो नहीं होगा, विद इन सॉइल इनका मूवमेंट होगा या ट्रांसलोकेशन होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सॉइल फॉर्मेशन कहीं भी हो रहा है तो कोई भी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हो, ये इसी 4 बातों पे आधारित होंगी। तो दीज आर द बेसिक क्रक्स ऑफ सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है बच्चों। अब हम इसको अगर और अच्छे से देखें तो हम लोग पूरे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को, ठीक है बच्चों, पूरे सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस को 2 पार्टों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? एक जिनको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कहीं भी सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होगा तो ये मस्ट बी इन्वॉल्व, ये होंगे ही होंगे। और दूसरा क्या होंगे? स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, ठीक है बच्चों, स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। क्लियर है? अब आइए हम लोग 1 बाय 1 देख लेते हैं कि फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन कौन है, ठीक है बच्चों। अब यहां से काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो गया, क्योंकि अब जो भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को सेमेस्टर में देखने को मिलेगा, तो ये बात निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए कि आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें से निश्चित रूप से अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां से 1 या 2 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से रहेगा। देखिए, फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में जो सबसे पहला नाम आता है बच्चों, ये आता है ह्यूमिफिकेशन का। क्या आता है बच्चों? ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिफिकेशन, डिफाइन ह्यूमिफिकेशन, एक्सप्लेन ह्यूमिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा बच्चों कि ह्यूमिफिकेशन किसको बोलते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है कि वो प्लांट है कि एनिमल है, फ्लोरा है या फाउना है, ठीक है। अब जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड कर जाएगा तो निश्चित रूप से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ ऐड होगा? सॉइल में ऐड होगा। तो स्टार्टिंग में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा? रॉ ऑर्गेनिक मैटर के रूप में होगा, यानी जो भी इसका ऑर्गेनिक कंटेंट होगा वो तो रॉ ही ना होगा। अगर रूपांतरित नहीं हुआ तो हम लोग उसको रॉ ही ना बोलेंगे। तो रॉ ऑर्गेनिक मैटर या रॉ ऑर्गेनिक कंटेंट जो सीधे सॉइल में आएगा, ये अगर चेंज हो जाए, इनका अगर क्या हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाए बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के द्वारा ही संभव है इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना। किस चीज में? ह्यूमस में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो मुझे लगता है कि अब आप लोग ह्यूमिफिकेशन को बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस। मैं इसको लिख भी देता हूं,
ठीक है, जो अभी मैंने बोला आप लोगों से उसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग को और अधिक क्लियर हो जाए। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? इट इज द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या? रूपांतरण। और ये रूपांतरण किसके हो रहा है? डिकम्पोजिशन के कारण ही हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जगह हम लोग क्या डिकम्पोजिशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं ना। और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल, किसका? रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल, या मैटर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रॉ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ह्यूमस, इनटू ह्यूमस। क्लियर है? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, अब ह्यूमिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को जानना चाहिए। ध्यान रहे तो अच्छा है, अदरवाइज इस डिफिनीशन से आप लोगों का काम चल जाएगा। एक्चुअली ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा कि जब डिकम्पोजिशन होता है तो जो सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं, सोल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड थ्रू ह्यूमिफिकेशन, ठीक है, ये क्या करते हैं? खुद को रीग्रुप कर लेते हैं, रीग्रुप देमसेल्व्स। क्या? रीग्रुप देमसेल्व्स। और खुद को ये किस चीज में टर्न कर लेते हैं बच्चों? पॉलीमराइज हो जाते हैं, खुद को पॉलीमराइज कर देते हैं। रीग्रुप करने के बाद आफ्टर पॉलीमराइज दे टर्न्ड इनटू पॉलीमराइज्ड, बोलिए, पुअरली सोल्यूबल सब्सटेंस, पुअरली सोल्यूबल सब्सटेंस। ये घटना भी आपको देखने को मिलता है ह्यूमिफिकेशन के दौरान। ठीक है बच्चे, एक और बात है ह्यूमिफिकेशन के बारे में जो आप लोग को जानना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पे रॉ ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो निश्चित रूप से डिकम्पोजिशन होगा तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड थ्रू डिकम्पोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन। और यही न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे वेजिटेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा सॉइल होता है, इस सॉइल का टॉप मोस्ट पोर्शन, क्या? टॉप मोस्ट पोर्शन, जिसमें कि क्या पाया जाता है बच्चों? जिसका अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, ह्यूमस। ये हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है बिकॉज इट कंटेंट ऑर्गेनिक कंटेंट, इट कंटेंट्स ऑर्गेनिक कंटेंट। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए, अब हम आप दूसरा फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस देख लेते हैं। इसका नाम है इलुविएशन। क्या है? इलुविएशन। ये भी आप लोग के एग्जाम में डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है, व्हाट इज इलुविएशन। या तो ऐसे पूछ सकते हैं या फिर पूछा जा सकता है कि इलुविएशन में शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले तो हम लोग इलुविएशन का मीनिंग समझ लेते हैं। देखो हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक शब्द होता है वॉशिंग आउट, मतलब किसी भी चीज को पानी से धो दो या पानी के साथ बहा दो, तो उसी के लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, क्या? इलुविएशन। अगर हम लोग इसका इटाइमोलॉजी देखें, अब इटाइमोलॉजी क्या होता है? कोई वर्ड का डिस्क्रिप्शन कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ, इसका अगर हम लोग स्टडी करें, उसी को हम लोग बोलते हैं इटाइमोलॉजी। इलुविएशन का इटाइमोलॉजी हम लोग देखें तो ये ई या एक्स, ये इसका जो ई है, और हम लोग जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? आउट। पढ़े हैं ना एक्सटेंशन में? अगर उसको पढ़ना हो तो मैं दे रहा हूँ यहाँ आपको लिंक, आप जाके देख लीजिएगा। वो पूरा का पूरा आपको सिलेबस वाइज रिवीजन कराया गया है, मतलब 1 आवर में 1 आवर में पूरा रिवीजन कराया गया है, पूरे सेमेस्टर का, होल सेमेस्टर का। तो वो वीडियो काफ़ी देखिए, रिवीजन के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ ई का मतलब क्या हो गया? ई और एक्स का मतलब हुआ आउट, यानी बाहर कर देना, डेट इज वॉशिंग आउट। और यहाँ पे जो अब बच गया, ये जो लुविएशन है, ये लुविएशन लिया गया है, ये जो टर्म है ये लिया गया है लेवेर से। किस चीज से? लेवेर से। और लेवल का मतलब ही हुआ क्या? टू वॉश। डेट्स वाई इलुविएशन का मतलब क्या हुआ? वॉशिंग आउट। क्लियर है बच्चों?
तो अब हम लोग क्या इल्यूविएशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं इल्यूविएशन मीन्स वॉशिंग आउट। क्या? इल्यूविएशन मीन्स वॉशिंग आउट। अब किस चीज का वॉशिंग आउट? कोई भी चीज का वॉशिंग आउट हो रहा है अगर सॉइल फॉर्मेशन के दौरान, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इल्यूविएशन। तो इसको अगर हम लोग को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंपली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, वॉशिंग आउट के जगह हम लोग रिमूवल भी लिख सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। निश्चित है कि जो वॉशिंग आउट होगा वो सॉइल के कंस्टिट्यूएंट्स का ही ना होगा, क्योंकि ये सॉइल पे ही हो रहा है इन सस्पेंशन। कहाँ से वॉशिंग आउट होगा? सस्पेंशन से और सॉल्यूशन से। अब ये टर्म कहाँ से आ गया वो बताइए? दो टर्म आया ना, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। तो निश्चित रूप से बच्चों कहीं भी अगर वाटर एज ए मीडियम होगा तो या तो वो सॉल्यूशन बनाएगा या सस्पेंशन बनाएगा। क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना? अब किस किस चीज का वॉशिंग आउट हो सकता है? क्ले का वॉशिंग आउट हो सकता है, आयरन के ऑक्साइड का हो सकता है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड का हो सकता है, सिलिकॉन के ऑक्साइड का हो सकता है, इवन जो ह्यूमस अभी हम लोग पढ़े उसका हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हो सकता है, और भी बहुत सारे साल्ट हैं उनका हो सकता है। तो हम लोग इसको ज़्यादा नहीं एटसेट्रा लिख के काम चला लेंगे। ठीक है। बाय द परकोलेटिंग वाटर, कैसे होगा? वाटर नीचे चला जाएगा बाय द परकोलेटिंग वाटर, यानी वाटर के साथ अगर इनका भी रिमूवल हो जा रहा है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इल्यूविएशन। अब कहाँ से कहाँ तक होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि ये बाहर जाएंगे, बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन यूजुअली अगर वाटर परकोलेट करेगा तो इनका मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा बच्चों बताओ? फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल टू लोअर लेयर, अपर लेयर टू लोअर लेयर। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इल्यूविएशन। यानी निश्चित रूप से जो कंस्टिट्यूएंट जिनका वॉशिंग आउट हुआ या मूवमेंट हुआ, क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड या डिफरेंट टाइप ऑफ साल्ट, निश्चित रूप से ये क्या है? मोबाइल सॉइल कंस्टिट्यूएंट होंगे। कैसे होंगे? मोबाइल सॉइल कंस्टिट्यूएंट। अब मोबाइल का मतलब क्या हुआ बच्चों? मोबाइल का सिंपल मतलब होता है ना जो मूव कर सके, जो मूव कर सके। मोबाइल मीन्स विच कैन मूव। अब यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न आएगा बच्चों कि सर हम लोग तो मोबाइल यूज करते हैं, वो कहाँ मूव करता है? आइए उसका भी आंसर दे देते हैं। एक्चुअली जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था तो पूरे ऑर्गेनिज्म को हम लोगों ने, ऑर्गेनिज्म मत बोलिए, जो भी वस्तुएं हैं हमारे आसपास उनको हम लोगों ने दो ही तरह से बांटा था। पूरे मैटर को यानी पूरे थिंग्स को दो ही तरह से बांटा था। एक जो मूव कर सके, क्या बच्चों? एक जो मूव कर सके जिनको बोल दिया गया था मोबाइल, और एक जो मूव नहीं कर सके उनको क्या बोल दिया गया था? इमोबाइल। यही दो तरीका से हम लोगों ने सबसे पहले बांटा था। उसके बाद फिर फर्दर हम लोगों ने बांटा लिविंग एंड नॉन लिविंग में। ठीक है बच्चों, पहले यही बांटा गया था, मोबाइल एंड इमोबाइल। क्लियर है? अब हम जो मोबाइल यूज करते हैं वो कैसे मूव करता है? देखो, मोबाइल के थ्रू हम लोग पूरे वर्ल्ड में हाइपोथेटिकली मूव कर सकते हैं कि नहीं? किसी तरह का कोई डाटा हो, आइदर इन पिक्चर फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट, लैंग्वेज फॉर्मेट और स्क्रिप्ट के रूप में, वो कितने आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इस डिवाइस को, फोन को अब नाम क्या दे दिया गया? मोबाइल। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। जब भी हम सॉइल पढ़ेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर का जिक्र होता है। ओ लेयर, ए लेयर, ई लेयर, O1, O2। तो ओ से ऑर्गेनिक लेयर, और कहाँ ई लिखा होगा ना बच्चों तो आपको समझना है दिस इज द होराइजन ऑफ इल्यूविएशन। ई होराइजन। क्या? ई होराइजन। और यहाँ जो ई है, ई का मतलब क्या समझना है? इल्यूविएशन। यानी निश्चित रूप से वॉशिंग आउट के फलस्वरूप या लेयर बना है। ठीक है, या यहाँ फिर फर्दर परकोलेटिंग हो सकता है। तो होप कि अब आप लोग इल्यूविएशन अच्छे से समझ गए होंगे और यहाँ तक आप लोग का क्लियर हुआ होगा। हमारा नेक्स्ट है फंडामेंटल सॉइल प्रोसेस में इल्यूविएशन। क्या है? इल्यूविएशन। इल्यूविएशन, इल्यूविएशन। ठीक है बच्चों, अब आइए इसको देख लेते हैं। इल्यूविएशन सेम सब चीज वही है। ये जो है ये वही लेवेर है। क्या? लेवेर मतलब टू वाश। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे
आई है, इल है, यानी यहाँ पे इन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इल। ये भी लैटिन का ही ओरिजिन है इसका, इन, यानी इनटू वाश, यानी इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे मूवमेंट होगा। कैसे होगा? मूवमेंट से वॉशिंग आउट नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे डिपोजिशन होगा सॉइल में। क्या होगा? डिपोजिशन। जहां डिपोजिशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलुविएशन, और जहां वॉशिंग आउट हो जाएगा यानी कि रिमूव होगा, वहां पे बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? बोलिए। रिमूवल, रिमूव होगा, वहां हम लोग बोलेंगे इलुविएशन। क्लियर हो गया? कंसेप्ट आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। तो इलुविएशन और इल्लुविएशन में यही डिफरेंस है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सेम तरीका हम लोग का डिफिनीशन होगा, लेकिन यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। वहां वॉशिंग आउट लिख रहे थे ना, यहां क्या लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल in the lower layer, in the lower layer of soil is termed as, soil horizon लिख दो और ज्यादा अच्छा रहेगा, सिंपली soil भी लिख सकते हो, is termed as illuviation, is termed as illuviation। क्लियर है बच्चों? तो अब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि कहीं भी अगर इलुविएशन होगा वो फर्दर लीड करेगा इलुविएशन का। ठीक है, क्योंकि इलुविएशन में हो क्या रहा था? इलुविएशन में हो क्या रहा था? जो अपर लेयर है, जैसे ये सॉइल का हो गया अपर लेयर, अपर लेयर ऑफ सॉइल, यहाँ से जो मोबाइल सॉइल कंस्टिट्यूएंट है ये लोअर लेयर ऑफ सॉइल में आ रहे हैं, तो लोअर लेयर में इनका डिपोजिशन हो जाएगा ना। लोअर लेयर में निश्चित रूप से उस सॉइल मैटर का डिपोजिशन होगा, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देंगे? डिपोजिशन वाले प्रोसेस को इल्लुविएशन। इल्लुविएशन यानी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर पर्कुलेशन हो तो इल्लुविएशन विल लीड्स टू इल्लुविएशन। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, यहां से डिफिनीशन हो गया, बाकी सब कुछ सेम यही है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं कि सर वहां पे तो ई लेयर बन रहा था इल्लुविएशन के लिए, तो यहाँ जो लेयर बनेगा बच्चों इल्लुविएशन वाला, उसको हम लोग बोलते हैं वी होराइजन। क्या बोलते हैं? बी होराइजन। ठीक है, कहीं कहीं इसको बी होराइजन है। क्या है बच्चों? ये बी होराइजन है। ठीक है, कहीं कहीं इसको लिखता है बीटी भी, बीटी। यहाँ बीटी से बैचलर्स थ्रू एंजिनेसिस नहीं समझ जाना है आप लोगों को। ठीक है, अब एक बहुत अच्छा जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इल्लुविएशन ही इल्लुविएशन में चेंज होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में? इसको इंग्लिश में हम लोग बाय सेंटेंस बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। द प्रोसेस लीड्स टू होराइजन्स, लीड्स टू होराइजन्स, होराइजन ऑफ गेन्स, गेन्स, और गेन्स और नहीं एंड बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बच्चों? गेन्स एंड टेक्सचरल कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बच्चों? टेक्सचरल, टेक्सचरल कॉन्ट्रास्ट बिटवीन, किसके किसके बीच में होगा? आप लोग बता सकते हैं, बिटवीन ई एंड बी होराइजन, या बी होराइजन को हम लोग बीटी होराइजन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका मतलब समझ लेते हैं। अभी जो मैंने बोला उसी को समराइज करके लिख दिया। टेक्सचरल कांस्टेंट क्या होगा? कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? निश्चित रूप से जो ई में होगा वो तो अब मूव होके कहाँ आ गया? बीटी होराइजन में हो गया। तो ई का जो सॉइल टेक्सचर होगा वो बीटी होराइजन के सॉइल टेक्सचर से डिफरेंट होगा ना। दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस बिटवीन सॉइल टेक्सचर ऑफ ई एंड सॉइल टेक्सचर ऑफ बीटी, सो बी यूज टर्म टेक्सचरल कॉन्ट्रास्ट। आया बात समझ में? एंड इट इज ऑल्सो नोन एज होराइजन ऑफ गेन्स। क्यों? क्योंकि ई से बीटी में आ रहा है। क्लियर है? तो ये इल्लुविएशन भी हो गया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या? स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी कहीं भी आपसे अगर पूछा जाए या क्वेश्चन आए व्हाट आर द फंडामेंटल सॉइल प्रोसेस, क्या पूछा जाए बच्चों आपको कि फंडामेंटल सॉइल प्रोसेस कौन कौन है, तो उसमें आपका जवाब क्या रहेगा? बोलिए।
इलुविएशन एंड ह्यूमिफिकेशन। तो कहीं भी अगर आपसे पूछा जाए, एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं, फंडामेंटल सॉइल प्रोसेस, तो ये तीन ही है। सबसे पहले आपको क्या बोलना होगा? ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, एंड द नेक्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज इलुविएशन, एंड द थर्ड वन इज इल्लुविएशन, इल्लुविएशन। क्लियर है? होप कि अभी तक आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए अब हम लोग फर्दर देख लेते हैं स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या बच्चों? स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। ये सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कौन कौन है? ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें जो सबसे पहला नाम आता है, ये आता है, किसका आता है बच्चों? पोर्जोलाइजेशन। क्या आता है? पोर्जोलाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट वन आता है लेटराइजेशन, लेटराइजेशन। और जो थर्ड वन आता है सेलिनाइजेशन, सेलिनाइजेशन। फोर्थ वन डीसेलिनाइजेशन। नाम से ही स्पष्ट है कि सेलिनाइजेशन के जो अपोजिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डीसेलिनाइजेशन। अब आप लोग बहुत सारा इसमें खुद से भी ऐड कर सकते हैं। अल्केलाइजेशन, निश्चित रूप से अल्कली का ऐड हो जाएगा तो उसको हम लोग एल्केलाइजेशन बोलेंगे। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। और इसी का अपोजिट अगर हम कर दें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या? डी अल्केलाइजेशन, डी अल्केलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद और हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें कैल्सिफिकेशन, और इसका अपोजिट भी लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, अपोजिट क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से इसका अपोजिट डीकैल्सिफिकेशन, यानी रिमूव होना कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम के सॉल्ट का, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? डीकैल्सिफिकेशन। क्लियर है बच्चों? उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं फर्दर, अगर कार्बन ऐड हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन। ठीक है। उसके बाद एक और है ग्लीजाइजेशन। क्या है? ग्लीजेशन, ग्लीजेशन। ठीक है। इसके बाद है पेडोटर्वेशन। क्या है? पेडोटर्वेशन, पेडोटर्वेशन। ठीक है बच्चों, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये 11 जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये जो 11 सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है बच्चों, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। पोर्जोलाइजेशन, लेटलाइजेशन, सेलिनाइजेशन, डीसेलिनाइजेशन, अल्कलाइजेशन, कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, कार्बोनेशन, ग्लेजेशन एंड पेडोटर्वेशन। अब देखो इसमें याद नहीं करना है, ये काफ़ी आसान है। बस पोर्जोलाइजेशन, लेटलाइजेशन दिमाग में रखना है। उसके बाद ये दोनों तो अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है, ये दोनों भी अपोजिट है। फिर यहाँ से कार्बोनेशन, ग्लेजेशन और पेडोटर्वेशन। इसका एग्जाम में क्या आपसे पूछा जाएगा? व्हाट आर द स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब देम। ऐसा क्वेश्चन कम ही आता है। यूजुअली आपको एज ए डेफिनेशन के रूप में या शॉर्ट नोट्स के रूप में इन 11 में से कोई देखने को मिलेगा। आइए उसको हम लोग फर्दर देख लेते हैं। होप आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो नीचे प्लीज़ कमेंट में बताएं। पहला है हम लोगों का बच्चों पोर्जोलाइजेशन। तो देखिए जैसा कि स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है, तो एक्चुअली ये प्रोसेस ऑफ इलुविएशन ही है। मतलब कि हम लोग क्या बोलेंगे कि पोर्जोलाइजेशन इज द स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ इलुविएशन। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है बच्चों। जैसा कि मैंने बताया था ना कि जो फंडामेंटल सॉइल प्रोसेस है वो हर जगह होंगी। तो जब हम बात करेंगे ना पोर्जोलाइजेशन की, तो हम लोग बोलेंगे इट इज़ द इलुविएशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि किसका इलुविएशन? तो ध्यान रखिए ये है ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम। क्या? ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम, जिनको हम लोग स्पेशल टर्म सेस्क्वी ऑक्साइड से संबोधित करते हैं या उन्हें सेस्क्वी ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या हो जाएगा बच्चों? ह्यूमस अंडर एसिडिक कंडीशन। क्या? ह्यूमस अंडर एसिडिक कंडीशन।
और एसिडिक कंडीशन की जैसे मैंने बात की तो वहाँ पे पीएच कितना होगा, निश्चित रूप से बिलो 7। कितना होगा बच्चों, बिलो 7, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 7 से ऊपर अगर होगा तो वो पीएच कैसा हो जाएगा, अल्केलाइन हो जाएगा। तो बिलो 7 में कितना होगा, स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें तो पीएच होगा 4 to 5। तो ये सब बातें आप लोग अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ हम लोगों ने क्या समझा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं भी अगर इलुविएशन होगा तो निश्चित रूप से ये किस चीज को लीड करेगा, इलुविएशन को। क्लियर है, यहाँ तक कंसेप्ट तो आप लोगों का पूरी तरह क्लियर है, ठीक है बच्चों। अब आइए इसको हम लोग और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो टर्म है हमारा पोर्जोलाइजेशन, पोर्जोलाइजेशन, ठीक है, एक्चुअली ये रसियन टर्म है, रसियन टर्म है। और रसियन में जो पॉड होता है उसका मतलब होता है अंडर, पॉड मीन्स अंडर, ठीक है बच्चों, अंडर, ठीक है। और जोला मीन्स होता है ऐस, जोला मीन्स क्या होता है, ऐस। ऐस का मतलब हम लोग जानते हैं हिंदी में क्या होता है, राख। तो अंडर राख, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नीचे राख बनेगा, यानी कुछ जमा हो जाएगा। तो ये जो इलुविएशन प्रोसेस है ये लीड करेगा इलुविएशन को। यानी यहाँ जो हमने पढ़ा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इलुविएशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम एज वेल एज ह्यूमन अंडर एसिडिक कंडीशन, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, इलुविएट कर जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से जो सॉइल बनेगा वो किस प्रोसेस से बनेगा, पोर्जोलाइजेशन से। क्लियर है। अब अगर बात किया जाए कि किस तरह का कंडीशन पोर्जोलाइजेशन के लिए फेवरेबल होगा, तो निश्चित रूप से बिना सोचे समझे आप लोग को क्या बोलना है, एसिडिक कंडीशन। कैसा कंडीशन, एसिडिक कंडीशन। और साथ ही साथ वो कंडीशन कैसा होना चाहिए, एसिडिक के साथ साथ आप लोग बताइए कि वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए या इनऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होना चाहिए। तो निश्चित रूप से एबंडेंट ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ एनी सॉइल विल प्रेफर और फेवर पोर्जोलाइजेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला बच्चों, एबंडेंट ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग किस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमस। और हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो रॉ ऑर्गेनिक मैटर होता है वही डिकम्पोज करके ह्यूमस बनाता है, यानी निश्चित रूप से वहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लेटराइजेशन। क्या है बच्चों, लेटराइजेशन। तो देखिए इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि हम लोग इसको सीधे बोलेंगे, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पोर्जोलाइजेशन। क्या बोलेंगे, इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पोर्जोलाइजेशन, ठीक है, पोर्जोलाइजेशन। क्लियर है। वहाँ पे क्या हो रहा था, वॉशिंग आउट होके नीचे आ रहा था, अगर जमा हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटराइजेशन। क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या समझना है, इसको हम लोग समझ सकते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, सिलिका ये सब था, सिस्को ऑक्साइड था और क्या था, ह्यूमस था। ये आ रहा था नीचे के लेयर में और जमा हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी वैसा ही होगा, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, रिमूव होगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, सिस्को ऑक्साइड अपर लेयर से नीचे लेयर में आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो रिमूव होगा ये सिलिका रिमूव होगा। आइए इसको समझेंगे, इसको समझेंगे। पोर्जोलाइजेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है ये लेटराइजेशन है। कैसे है, अब आइए इसको समझेंगे। अगर हम सॉइल होराइजन की बात करें, सॉइल होराइजन किसकी बात करें बच्चों, सॉइल होराइजन यानी कि सॉइल लेयर की। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना एक सॉइल होराइजन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ह्यूमस ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ साथ जिनका पीएच 4 to 5 है, सिस्को ऑक्साइड, सिस्को ऑक्साइड नीचे आ रहा है, यानी नेक्स्ट सॉइल होराइजन में आ गया, नेक्स्ट सॉइल होराइजन में आ गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अपर, और ये क्या हो जाएगा, लोअर। तो इसी प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोल दिया, पोर्जोलाइजेशन। लेकिन अभी जब हम लोगों ने बात किया
कि जो लेटराइजेशन है दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पोर्जोलाइजेशन। तो ऐसा हम लोगों ने कैसे बोला या इसका ट्रू मीनिंग क्या है वो हम लोग समझेंगे। देखिए ये अपर सॉइल होराइजन हो गया और ये आपको हम मान लेते हैं कि ये आपका लोअर सॉइल होराइजन हो गया। ठीक है बच्चों, लोअर सॉइल होराइजन हो गया। ठीक है, अब जैसा कि हमने बोला कि ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, तो जो यहाँ पे सेस्क्यू ऑक्साइड या ह्यूमस का ऑर्गेनिक कंटेंट का क्या हुआ है, इल्यूविएशन हुआ है ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे वाले लेयर में इल्यूविएशन हुआ है। निश्चित रूप से वैसा नहीं होना चाहिए। तो वैसा कब नहीं होगा, जब अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ किसका ट्रांसफर हो जाएगा बच्चों, सिलिका का। किसका, सिलिका का। और जैसे ही सिलिका रिमूव होगा अपर से लोअर की तरफ, तो निश्चित रूप से जो सेस्क्यू ऑक्साइड है वो क्या हो जाएगा, वो यहीं पे कंसंट्रेट हो जाएगा। जो सेस्क्यू ऑक्साइड्स रिमूव हो रहे थे वो अपर लेयर में ही क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, अपर वाले ही सोलम में। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका नाम लेटरलाइजेशन क्यों पड़ा, इस प्रोसेस को हम लोग लेटराइजेशन ही क्यों कह रहे हैं। तो देखिए हम लोग अगर देखेंगे तो इंग्लिश नहीं, लैटिन का ये वर्ड है लेटर, इंग्लिश का नहीं, जिसका मतलब होता है अ ब्रिक, और ब्रिक का मतलब हम सभी जानते हैं क्या होता है हिंदी में, ईट। इंग्लिश में लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में या देर से। ठीक है, आई विल डू दिस वर्क लेटर, मतलब इस काम को मैं बाद में करूंगा। क्लियर है ना बच्चों। या फिर अगर दूसरे कंटेक्स्ट में बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल और लेटर। फॉर्मल मीन्स पहले और लेटर मीन्स बाद में। क्लियर हो गया। लेकिन इस कंटेक्स्ट में हम लोग समझेंगे कि लेटरलाइजेशन इस प्रोसेस को ब्रिक से क्यों तुलना किया गया। तो इस प्रोसेस को बच्चों ब्रिक से इसलिए तुलना किया गया कि अगर लेटरलाइजेशन के बाद कोई भी सॉइल ड्राइड होता है, सूख जाता है, ठीक है बच्चों, तो इट बिकम्स वेरी हार्ड, इट बिकम्स वेरी हार्ड, यह बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, कितना हार्ड हो जाता है, लाइक अ ब्रिक, मतलब लगेगा कि ईट हो गया। डेट्स वाई हम लोग इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लेटराइजेशन। क्लियर है यहां तक। अब आइए, अब इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम लोग समझ सकते हैं। अगर किसी भी सॉइल को एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल कि सॉइल विच आर इन ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आप लोग को मालूम है ना, या फिर सिंपल ट्रॉपिक सॉइल। जो ट्रॉपिक सॉइल है इनमें अगर हम लोग मिक्स्ड कर देंगे, क्या मिक्स्ड कर देंगे, बाय नेचर या कैसे भी अगर इसमें मिक्स्ड हो गया सेस्क्यू ऑक्साइड। और अब तो बताने का जरूरत नहीं है आप लोगों की सेस्क्यू ऑक्साइड्स इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। ठीक है, मिक्स्ड कर देंगे, कितना मिक्स्ड कर देंगे, तो इनके टोटल मास का 70 to 80%, टोटल मास का 70 to 80%, या बाय नेचुरल मीन्स किसी तरह मिक्स हो गया। ठीक है, टोटल मास का 70 to 80%। क्लियर है बच्चों। तो इस स्थिति में यहाँ कौन सा प्रोसेस ऑपरेट होगा, लेटराइजेशन, लेटराइजेशन यहाँ पे ऑपरेट होगा। और इस लेटराइजेशन के फलस्वरूप जो नया सॉइल बनेगा, न्यू सॉइल जो हम लोग को मिलेगा, उसी सॉइल को हम लोग क्या नाम देंगे, लेटराइट्स। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटराइट्स, या इसको और में हम लोग बोलते हैं लैटोसोल्स। क्या बोलते हैं, लैटोसोल्स। या इसका एक और नाम है जो बुक में आप लोग को ज्यादा देखने को मिलेगा, क्या, ऑक्जीसोल्स। अब ऑक्जी क्यों बोला गया ये तो आप लोग को मालूम ही है, क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन किसका हो रहा है, ऑक्साइड का, सेस्क्यू ऑक्साइड्स का। अगर स्पेसिफिकली बात करें तो डेट इज द आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर है बच्चों। होप कि लेटराइजेशन आप लोग को समझ में आया होगा। क्लियर है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा दूसरा स्पेसिफिक टर्म कौन सा है, ये है सेलिनाइजेशन। क्या है बच्चों, सेलिनाइजेशन। निश्चित रूप से ये वर्ड जो है ना सेलाइन से बना हुआ है, सेलाइन से, और सेलाइन का मतलब ही क्या होता है, साल्ट। तो हम लोग सेलिनाइजेशन को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ सॉल्ट्स,
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन यदि हम लोग को कहीं देखने को मिले कि जो सॉल्ट्स हैं उनका एक्युमुलेशन हो रहा है किसी पार्टिकुलर सॉइल के लेयर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेलिनाइजेशन। किसका? सॉल्ट। तो एज फॉर एग्जाम्पल सल्फेट्स, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ हम नहीं बोलेंगे कि स्पेसिफिक है, बट हम लोग लिख देता हूँ सल्फेट्स, क्लोराइड्स, ठीक है, ऑफ कैल्शियम, ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम, सोडियम। सोडियम को हम लोग Na से डिनोट करते हैं, सबको मालूम होगा, यह 12th में ही पढ़ना है, सबको यहाँ 12th पास करके ही आया होगा। पोटेशियम, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है, और दूसरा भी कुछ होगा तो चलेगा। इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में? बोलिए किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सैल्टी होरिजन। सैल्टी, या फिर सैल्टी के लिए ही तो हम लोग यहाँ पे सेलाइन या सेलिक टर्म यूज करते हैं, सेलाइन या सेलिक। तो निश्चित रूप से जिस होराइजन में ये जमा होगा वो सैल्टी हो ही जाएगा। तो क्या समझे? सेलिनाइजेशन मीन्स नथिंग, अगर एक्युमुलेट हो जाए, सॉल्ट का एक्युमुलेशन हो जाए किसी भी लेयर में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे सेलिनाइजेशन, ठीक है। ये बहुत कॉमन है, कहाँ ये देखने को मिलेगा बच्चों? तो इट इज क्वाइट कॉमन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। अगर कहीं पे एरिड या सेमी एरिड रीजन है तो वहाँ पे बहुत आसानी से हम लोगों को सेलिनाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वाटर का जो ये होगा ना पर्कुलेशन, वो बहुत आसानी से होता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ सैंडी सॉइल होगा। तो निश्चित रूप से वाटर के साथ जो हमारे सॉल्ट हैं ये ऊपर वाले लेयर से नीचे वाले लेयर में जा सकते हैं, तो वहाँ पे सेलिनाइजेशन प्रोसेस बहुत ही आसानी से हम लोग को देखने को मिलेगा। कैपिलरी लाइज वगैरह आप लोग जानते होंगे, ठीक है। देखिए, अगर हम इरिगेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इरिगेशन कर रहे हैं, और हमारा सैंडी सॉइल है, तो निश्चित रूप से सीपेज के थ्रू भी ये हम लोग को देखने को मिल सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सेलिनाइजेशन। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हम लोग का जो है डीसेलिनाइजेशन। सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्युमुलेट नहीं करके क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। तो ये सारा डिफिनीशन सेम रहेगा बच्चों, सब सेम रहेगा, सिर्फ एक्युमुलेशन के जगह क्या डिफर हो जाएगा बच्चों? अगर एक्युमुलेशन के जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया? रिमूवर। क्या लिख दिया? रिमूवर। इट इज द रिमूवर, इट इज द रिमूवर ऑफ सच साल्ट, इट इज द रिमूव। अब चूंकि एक्सेस है तभी तो रिमूव होगा ना, तो इट इज द रिमूवर ऑफ एक्सेस सोल्यूबल सॉल्ट्स। कहाँ से? फ्रॉम होराइजन्स, यानी कोई ना कोई लेयर से ही ना होगा, सॉइल के लेयर से ही ना। डेट्स वाई हम लोगों ने यहाँ होराइजन्स टर्म यूज कर रहा है। डेट कंटेंट एनफ सोल्यूबल साल्ट, या सेम डिफिनीशन में आप लोग केवल रिमूवल लगा दीजिएगा ना, तो ये डीसेलिनाइजेशन हो जाएगा। अब डीसेलिनाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए? ड्रेनेज एसेंशियल होना चाहिए। ड्रेनेज इज एसेंशियल फॉर डीसेलिनाइजेशन, एसेंशियल फॉर डीसेलिनाइजेशन। अब वही बात है, सेम बात है बच्चों, कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा बात आप लोगों से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फर्स्ट वाले कंडीशन में सेलिनाइजेशन में हम लोगों ने क्या बोला था? इरिगेशन, यानी कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। क्या? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। तो निश्चित रूप से अगर वाटर का एप्लीकेशन होगा तभी तो उसके साथ जो सॉल्ट होगा वो घुल के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा और डिपॉजिट होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल इन आवर कल्टिवेटेड लैंड इज नोन एज इरिगेशन। ड्रेनेज जस्ट इसके अपोजिट होता है, इसमें क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से वाटर अगर रिमूव होगा तभी तो वहाँ पे डीसेलिनाइजेशन होगा, यानी सेलिनाइजेशन का अपोजिट होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज नोन एज ड्रेनेज। आप लोग इसको इरिगेशन में और अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये अभी ध्यान में रखिए कि इरिगेशन का मतलब क्या हो गया बच्चों? आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल इन विच वी आर ग्रोइंग क्रॉप्स, और ड्रेनेज इज जस्ट अपोजिट टू इरिगेशन, इस मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे अब तो समझ में आ गया ना आप लोग को यहाँ तक। आइए अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला है
उसको हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है स्पेसिफिक प्रोसेस, ये नेक्स्ट स्पेसिफिक प्रोसेस है अल्केलाइजेशन। क्या है? अल्केलाइजेशन। इसको सोलोनाइजेशन भी बोला जाता है। इसके लिए एक और टर्म यूज होता है सोलोनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से अल्कली अगर ऐड हो जाए सॉइल में तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे अल्केलाइजेशन। तो अल्कली कहाँ ऐड होगा बच्चों? जहाँ की पीएच होगा निश्चित रूप से 7 से ज़्यादा हो तो भी, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया ना कि अगर हम लोग पीएच की बात करेंगे तो ये 7 से अगर ज़्यादा होगा तो ये कैसा हो जाएगा? अल्कली। और अगर 7 से कम होगा तो ये कैसा हो जाएगा? एसिडिक। अब नाम से यह स्पष्ट है अल्केलाइजेशन मीन्स यहाँ पे अल्कली ऐड होगा। और अल्कली ऐड होगा कब बच्चों? जब कि वहाँ पे अल्कली अवेलेबल हो। और अल्कली अवेलेबल कब होगा? जब वहाँ का पीएच 7 से ज़्यादा हो। तो 7 से कितना ज़्यादा? ये हम लोग मान के चलते हैं कि 8.5, यानी बोले तो 8 से 9 के बीच में अगर कहीं सॉइल का पीएच होगा ना तो निश्चित रूप से वहाँ हम लोगों को ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। कौन सा? दैट इज अल्केलाइजेशन। और क्यों देखने को मिला अब तो आप लोग समझ ही सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग इसको निश्चित रूप से डिफाइन कर सकते हैं कि ये कहाँ देखने को मिलेगा? द प्रोसेस ऑफ सोलोनाइजेशन और अल्केलाइजेशन। अल्केलाइजेशन, ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? विल इजीली ऑपरेट। ठीक है, क्या पहला होना चाहिए कि वहाँ का पीएच किसी भी तरह 8.5 हो या उसके ऊपर हो। दूसरा क्या? सॉइल्स नहीं, क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? सॉइल विथ हाई एक्सचेंजेबल सोडियम। सॉइल विथ हाई एक्सचेंजेबल। इसको फिर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सचेंजेबल किस चीज़ का? सोडियम का, यानी कि Na का। ठीक है, तभी तो अल्कली फॉर्म होगा ना। तो ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तो हम लोगों को क्या ये प्रोसेस देखने को मिलेगा किसी भी सॉइल में, अल्केलाइजेशन। ठीक है, अब सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट ये सब हो सकता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। हमारा अगला प्रोसेस है डी अल्केलाइजेशन। तो कुछ नहीं है अल्केलाइजेशन का अपोजिट, यानी यहाँ पे जो सोडियम होगा वो यहाँ भी होना चाहिए हाई एक्सचेंजेबल सोडियम, लेकिन ये उसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ वहाँ पे क्या हो रहा था? डिपोजिशन हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा, रिमूवल ऑफ सोडियम। तो हम लोग इसको सोडियम आयन भी बोल सकते हैं ना बच्चों, Na+, रिमूवल ऑफ सोडियम आयन फ्रॉम द एक्सचेंज साइट। ठीक है, एक्सचेंज साइट विद इन सॉइल के अंदर ही ना ये सब ऑपरेट होगा, तो विद इन सॉइल। या फिर सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अल्केलाइजेशन। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ अल्केलाइजेशन विद इन सॉइल इज नोन एज डी अल्केलाइजेशन। तो सिंपली हम लोग इसको बोल सकते हैं ना बच्चों, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ अल्केलाइजेशन, यानी अल्केलाइजेशन का क्या है? रिवर्स प्रोसेस है। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन एक अच्छा बन सकता है, सर Na+ ही क्यों? क्योंकि सोडियम का क्या है बच्चों? सोडियम क्या है? मेटल है, ये हम सभी जानते हैं। और मेटल के पास ऐसा गुण होता है कि मेटल आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। वाई? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ यानी पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारे पास अवेलेबल होगा वो उसी तरह ना रिमूव होगा। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा अगला स्पेसिफिक प्रोसेस है कैल्सिफिकेशन। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा? एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। क्या होगा इसमें बच्चों? एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट विद इन सॉइल। एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट।
अब बताइए यहाँ पे इलुविएशन होगा, इलुविएशन होगा, निश्चित रूप से होगा। कहीं भी एक्युमुलेट होगा तो उसी को तो हम लोग बोल रहे हैं इलुविएशन। दैट्स वाई इलुविएशन को हम लोगों ने कैसे ट्रीट किया है, फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या हो गया, बोलो बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। अब ये कहाँ ऑपरेट होगा, कैसे जगहों में ऑपरेट होगा, तो निश्चित रूप से एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, क्योंकि वहीं पे तो आसानी से ड्रेनेज होगा ना, और जहाँ आसानी से ड्रेनेज हो वहीं पे तो एक्युमुलेशन होगा। क्लियर है बच्चों? तो एरिड एंड सेमी एरिड रीजन में कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अब कैल्सिफिकेशन इतना आसानी से क्यों देखने को मिल सकता है हम लोगों को, ऐसा क्या है? कैल्शियम, देखो हम जहाँ रहते हैं ना बच्चों, वहाँ पे भी यही साल्ट है। हम जहाँ रहते हैं वह उस साल्ट है, उस जगह का अगर बहुत अच्छा बोले तो यंग एलुवियल कैलकेरियस सॉइल, कैलकेरियस सॉइल, कैलकेरियस सॉइल, ये मेरे यहाँ का सॉइल है। मैं अभी जहाँ से वीडियो बना रहा हूँ वहाँ पे ये सॉइल ज़्यादा देखने को मिलता है, या मेन सॉइल है। अब यहाँ एक नया टर्म आप लोग को मिला होगा, कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस का मतलब क्या हुआ, वैसा कोई भी जगह या कोई भी क्षेत्र या कुछ भी जहाँ अगर कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सॉल्ट्स का अधिकता हो तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कैलकेरियस। आया बात समझ? सिंपली बोलें तो चूना बोलो। मतलब यहाँ पे देखिएगा आप लोग तो खेत कैसा वाइटिश देखने को मिलेगा, उजला टाइप का। ठीक है, चूना क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही ना हम लोग चूना बोलते हैं। आइए इसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है, थोड़ा सा समय और लेंगे लेकिन कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। जो इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है उसको हम लोग समझ लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे बाइकार्बोनिक एसिड, जिसको H2CO3 भी बोलते हैं, ये फॉर्म करता है H2CO3। अगर यही H2CO3 फर्दर कैल्शियम से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम लोग को देखने को मिलेगा, CaHCO3 का होल 2। और ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, ये फर्दर सोल्यूबल होता है कहाँ पे, वाटर में। तो अगर ये फर्दर वाटर में सोल्यूबल होगा तो ये जो CaHCO3 का होल 2 है, ठीक है, ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो? अगर वाटर में ये सोल्यूबल होगा तो ये वाटर के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये किस चीज में टूट जाएगा, ये फिर से अपने पुराने वाले फॉर्म में टूट जाएगा, CaCO3 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो चीज़ हम लोगों को यहाँ पे मिला था, ये वाला चीज़, ये फिर हम लोग को क्या यहाँ पे मिल गया, लेकिन यहाँ हमको एक और नया प्रोडक्ट मिल गया, डेट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, COCO3। ठीक है बच्चों, तो यही अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा अभी, और क्या पढ़ा, COCO3, यही ना हम लोगों ने पढ़ा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट तो हम लोग को मिल गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट। आया बात समझ में? तो ये बेसिक रिएक्शन है जो इसमें इन्वॉल्व था। आइए अब हम लोग देख लेते हैं जो दूसरा स्पेसिफिक प्रोसेस है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, इसको सिंपली हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन विच ऑपरेट विद इन सॉइल। क्योंकि सॉइल के कंटेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, तो लिख सकते हैं कि विद इन सॉइल। क्लियर है? इसी को हम लोग बोलेंगे डीकैल्सिफिकेशन। बाकी सब सेम वैसा ही रहेगा। अब ये कहाँ होगा, ह्यूमन रीजन में, ह्यूमिड रीजन में। वहाँ हम लोगों ने एरिड लिया था ना, ये ह्यूमिड रीजन होगा। ठीक है, ह्यूमिड रीजन होगा तभी तो उस प्रोसेस का रिवर्स हो पाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के रिवर्स होने के लिए वाटर चाहिए, तभी ना ये चीज़ इसमें कन्वर्ट होगा, वाटर मिलेगा इसको फर्दर तो, और ये वाटर मिलेगा तो इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाटर ही हम लोग यहाँ से हटा दे बच्चों, अगर वाटर ही यहाँ से हम लोग हटा दें
तो निश्चित रूप से ये रिवर्स नहीं होगा, और जब ये रिवर्स नहीं होगा तो डीकैल्सिफिकेशन कैसे होगा? दैट्स वाई डीकैल्सिफिकेशन के लिए जो एसेंशियल कंडीशन बताया गया है कि इट विल ऑपरेट्स इन ह्यूमिड रीजन। ठीक है बच्चों, ये भी समझ में आप लोग को आ गया होगा। उसी रिएक्शन को हम लोग फिर से लिख सकते हैं, ये वाले रिएक्शन को फिर से अपोजिट करके लिख देंगे, तो डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। लिख ही देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, और इस केस में अब ये क्या है? इनसोल्यूबल है, और ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, CH3 का होल 2। यही रिएक्शन है, ध्यान से देखो, यही रिएक्शन को हम लोगों ने पलट के लिख दिया है। क्लियर है बच्चों? चलो, और फिर से ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है, फिर ये फर्दर ऐसे चेंज हो जाएगा कैल्शियम में। अब आइए, अब हम लोग देख लेते हैं हमारा जो अगला है स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में, डेट इज कार्बोनेशन। क्या है बच्चों? कार्बोनेशन। देखो बड़ा सिंपल है, इसमें कहीं भी अगर कार्बन ऐड हो ना, डेट प्रोसेस इज नोन एज कार्बोनेशन। कहीं भी पूरे केमिस्ट्री में या कहीं भी अगर कार्बन ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। आइए कंसेप्ट का ही हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है। अगर कार्बन ऐड हो रहा है कहीं भी, किसी भी चीज में अगर कार्बन ऐड हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कार्बोनेशन। क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऐड हो रहा है आइदर फ्रॉम फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग कार्बन विद इन सॉइल इज नोन एज कार्बोनेशन। अब आइए, ये कब होगा, कैसे होगा, वो हम लोग देख लेते हैं। निश्चित रूप से कार्बन का मेन सोर्स क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में। जब हम लोग बात करते हैं अपने वातावरण या सॉइल विद इन सॉइल, तो यही होगा। तो इसके लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि निश्चित रूप से जो CO2 होगा इट शुड बी इंटरैक्ट्स केमिकली विथ मिनरल्स। अब मिनरल्स क्यों? क्योंकि सॉइल में सबसे ज्यादा हम लोग के पास क्या है? मिनरल्स ही ना है, और उसके ऑर्गेनिक मैटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये केमिकल इंटरेक्ट क्या करेगा? ये तो ऑर्गेनिक के साथ डिजोल्व हो जाएगा, लाइक डिजोल्व लाइफ, आप लोग पढ़े भी होंगे 12th क्लास में। क्लियर है? अब ये फर्दर क्या होगा? व्हेन CO2 इज डिजोल्व्ड इन वाटर, वही जो इसके पहले हम लोगों ने रिएक्शन देखा था, वही रिएक्शन फिर यहाँ पे है। डिजोल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स वीक कार्बोनिक एसिड। इट, इफ नहीं है बच्चों, ये क्या है? इट फॉर्म्स वीक कार्बोनिक एसिड। वीक कार्बोनिक एसिड, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी देखा है जस्ट। मतलब ये क्या बोल रहा है कि CO2 और H2O ये क्या बना लेगा? बाइकार्बोनिक एसिड, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। अब फिर ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिजोल्व हो जाएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा क्या? क्या मिलेगा बताइए? लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन कार्बोनिक एसिड comes in contact with water, विथ, ऑलरेडी तो वाटर के साथ ही एक कार्बन डाइऑक्साइड आया तभी तो कार्बोनिक एसिड बना। तो कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब ये सरफेस ऑफ अर्थ के कांटेक्ट में आएगा तो ये डिजोल्व करता है। किस चीज को डिजोल्व करेगा बच्चों? इट डिजोल्व लार्ज मासेज ऑफ लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन क्या है आप लोग जानते ही है ना, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्रिएटिंग केव्स एंड कैवर्न्स, ठीक है। अब जब इनको डिजोल्व करेगा तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रोसेस में इसका जो कार्बन है ये डिपोजिट हो जाएगा। दैट्स वाई इस प्रोसेस को क्या बोला गया? कार्बोनेशन। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, डेट इज ग्लीजेशन। क्या है बच्चों? ग्लीजेशन। होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो अगर देखा जाए इसकी उत्पत्ति के बारे में, इटमायोलॉजी के बारे में, तो ये जो टर्म है ये टर्म ग्ली से बना है। किस चीज से? टर्म ग्ली, GLEI। और इसका ओरिजिन कैसा है? तो इसका कोई लैटिन या ग्रीक ओरिजिन नहीं है, ये रशियन ओरिजिन है, ठीक है। अब बताओ बच्चों, हम लोग पूरा साइंस पढ़ते हैं तो ज़्यादा हम लोग को
ग्रीक या लैटिन मिलता है, लेकिन यहाँ रसियन भी क्यों आ गया? क्योंकि डोकुचेव यहाँ पे इन्वॉल्व है, डेट इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस, और वो भी रसियन थे। अब ग्रीक का मतलब क्या होता है? ग्रीक का मतलब हो जाता है ब्लू, ग्रे, ग्रीन, इसी के टर्म में हम लोग यूजुअली ये शब्द का यूज करते हैं। क्या? क्ले। अगर इस टाइप का क्ले मिले तो हम लोग वहाँ पे ग्ली यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द ग्लीजाइजेशन इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। ये कैसा प्रोसेस है? रिडक्शन का प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। अब कब होगा ये रिडक्शन? तो एनएरोबिक कंडीशन में, यानी कहीं सॉइल फॉर्मिंग में हम लोग को एयर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, तो वहाँ पे ऑपरेट होगा क्या? ग्लीजाइजेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स यूनिक है, तो याद करने में आसानी होगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ड्यू टू एनएरोबिक कंडीशन, यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ड्यू टू एनएरोबिक कंडीशन। एनएरोबिक कंडीशन क्या होगा आप लोगों को मालूम ही होगा। जिन बच्चों को नहीं मालूम है थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। देखो यहाँ एन का मतलब है नॉट, ए एन द नहीं है, यहाँ एन साथ में जुड़ा हुआ है। और एरो जो टर्म है, एरो का मतलब होता है एयर या ऑक्सीजन, तो नहीं है, हवा नहीं है, O2 नहीं है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? इस तरह के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएरोबिक कंडीशन में करके जो सॉइल ग्लीजाइजेशन के फलस्वरूप बनेगा, ऐसे सॉइल को हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। क्या? हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल। क्लियर है बच्चों? हाइड्रोमॉर्फिक सॉइल्स। ये प्रोसेस यूजुअली क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करता है। दिस प्रोसेस इज the process is not dependent on climate, process is not dependent on climate, ठीक है बच्चों, not dependent on climate but often on drainage condition, but often on drainage condition। क्योंकि अगर पानी रहे सॉइल के अंदर तो निश्चित रूप से पानी में तो ऑक्सीजन है ही ना, तो उसका यूज हो जाएगा ना। एनारोबिक कंडीशन फिर कहाँ से होगा? तो क्लाइमेट पे नहीं डिपेंड करेगा, ये ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, डेट्स वाई एनारोबिक। ठीक है, आइए अब हम लोग अपना अगला स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस देख लेते हैं, और इसका नाम है पेडोटर्वेशन। क्या नाम है? पेडोटर्वेशन। ठीक है, देखो बच्चों ये कुछ है नहीं, इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज, पेडोटर्विनेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल। यानी पेडोटर्विनेशन इज नथिंग बट द मिक्सिंग ऑफ सॉइल। पेडोटर्वेशन क्या है बच्चों? मिक्सिंग ऑफ सॉइल है। क्लियर है ना? आप लोग को ध्यान में रहेगा। अब देखो इसमें क्या है, पहला हो जाएगा फॉनल पेडोटर्वेशन। क्या हो जाएगा? फॉनल पेडोटर्वेशन। ठीक है, बता देना है, बहुत आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा ये नहीं है, इजी चीज़ है ये। सेकंड क्या हो जाएगा? फ्लोरल पेडोटर्वेशन। क्या? फ्लोरल पेडोटर्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट वन, थर्ड वन, ये क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड वन विल बी आर्जिलिक पेडोटर्वेशन, ARGILLIC, आर्जिलिक पेडोटर्वेशन। क्लियर है बच्चों? ये लास्ट है, तो बस अब खत्म ही हो गया आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। आओ चलो, फॉनल पेडोटर्वेशन मतलब क्या है? देखो, फौना इज ए स्पेशल टर्म, ए स्पेसिफिक टर्म विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। ठीक है, तो अगर सॉइल में एनिमल रिमेन्स, जैसे कि आपका हो गया चींटी, अर्थवर्म्स, ठीक है, अर्थवर्म्स, मोल्स, कोई भी जानवर का अगर अंश मिल जाए सॉइल में, जैसे मान लो कोई आदमी मर गया, और अगर हम लोग बात करें मुस्लिम रिलीजन की, तो हम लोग उसको क्या सॉइल के अंदर ही दफना देंगे। डेट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फेनोटर्बुलेशन। क्योंकि क्या होगा, ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम जो उसका अवशेष है, बॉडी का अवशेष है, वो डिकम्पोज होकर क्या सॉइल में ही मिल जाएगा। तो दैट सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज फॉनल पेडोटर्वेशन।
टर्बेशन। और अगर एनिमल के जगह प्लांट हो जाए तो उसको बोलेंगे क्या, फ्लोरल टर्बेशन, क्योंकि फ्लोरा का मतलब ही होता है क्या, प्लांट। फ्लोरा का मतलब ही क्या होता है बच्चों, प्लांट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरल टर्बेशन। अब यहाँ पे है आर्जिलिक टर्बेशन। इसका मतलब क्या है कि कहीं भी मिक्सिंग ऑफ मटेरियल होगा इन सोलम, यानी कि सॉइल के अंदर क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स। तो इस प्रोसेस को तो हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग टर्पेडो टर्बेशन बोलेंगे। बट कैसे, बाय द चर्निंग प्रोसेस, कहीं भी मिक्सिंग ऑफ मटेरियल विद इन सॉइल बाय द चर्निंग प्रोसेस, चर्निंग के थ्रू, चर्निंग आप लोग जानते हैं ना, बाय द चर्निंग प्रोसेस। ठीक है, अब कैसे, ये चर्निंग प्रोसेस का रीजन क्या होगा, तो चर्निंग प्रोसेस इज कॉज्ड बाय द स्वेल एंड श्रिंक। किसका स्वेल और श्रिंक होगा, क्ले का, स्वेल एंड श्रिंक क्लेज एज, कहाँ देखने को मिलता है, बोलिए, स्वेल और श्रिंक कहाँ देखने को मिलता है, एज ऑब्जर्व्ड इन डीप ब्लैक कॉटन सॉइल। इसको मैंने अनुभव भी किया है बच्चों और देखा भी है इस प्रोसेस को। कैसे, क्योंकि मेरी जहाँ से पढ़ाई हुई है ना, वहाँ पे डीप ब्लैक कॉटनी सॉइल थी। ठीक है, अब आप लोग सर्च कीजिए कि कहाँ है इंडिया में। ठीक है, आर्जिलिक पेडोटर्बेशन का मतलब आप लोग समझ गए ना, इट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल बट इट इज ऑपरेट थ्रू द चर्निंग प्रोसेस एंड इट इज कॉज्ड बाय स्वेल एंड श्रिंक ऑफ क्ले। क्योंकि क्ले में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसको अगर आप लोग पानी दीजिएगा तो वो पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाएगा, उसके बाद अगर उससे पानी निकलेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, तो इससे भी मिक्सिंग होगा ना सॉइल में। और ये हम लोग को बहुत आसानी से देखने को मिलता है ब्लैक सॉइल में, और अच्छा बोले तो डीप ब्लैक कॉटन सॉइल में। तो होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आप लोग का पूरा आज कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। क्या कंप्लीट हो गया बच्चों, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में आप लोगों से मिलते हैं।